छात्रों, इस वीडियो में हम आपसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में इंटरफेरेंस के बारे में बताया। जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं और उनके अध्यारोपण के पश्चात जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है उसके कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता है दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से अधिक होती है। उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसके विपरीत कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से कम होती है। उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताया है। यहाँ इस वीडियो में हम परिणामी तरंग जो प्राप्त हो रही है उसकी परिणामी तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे। माना समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं। इन माध्यम के किसी बिंदु पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के मध्य कलांतर फाई है। इन तरंगों के कारण उत्पन्न विस्थापन y1 व y2, जो माध्यम में उत्पन्न हुए विस्थापन वो y1 व y2। तो y1 बराबर हो जाएगा a साइन, यहाँ हमने ये भी मान लेते हैं कि जो तरंगों के आयाम हैं, तरंगों के आयाम ये मान लीजिए क्रमशः a व b। तो y1 जो होगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और k तरंग संचरण नियतांक, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और k जो है वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। दूसरी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y2 इज इक्वल टू v साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है के सिद्धांत से जो परिणामी विस्थापन होगा, जो इन तरंगों के कारण उत्पन्न विस्थापन है, इनके सदिश योग के बराबर होगा। y बराबर y1 प्लस y2। तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ये जो इक्वेशन लिखी है y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यह है x अक्ष की धनात्मक दिशा में संचरित होने वाली, चलने वाली जो प्रगामी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है उसका इक्वेशन है। v साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब हम जो ये टर्म है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इसको साइन ए प्लस बी के फार्मूले से खोलेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। देखते हैं। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस v, इसको साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, साइन ए प्लस बी से जो हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। इसको हमने साइन ए प्लस बी के फार्मूले से खोला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाइव प्लस वी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव। इसमें साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हमने यहाँ कॉमन ले लिया, इन दोनों में देखिए आप पूरा है, और यहाँ बचेगा a प्लस वी, यहाँ से a यहाँ से b कॉस फाइव, और इधर हमने कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा v साइन फाइव। अब हम इसको देखेंगे y इज इक्वल टू, हम इसको क्या करते हैं, इसको लेट मान लेते हैं a प्लस बी कॉस फाइव इज इक्वल टू a कॉस थीटा, और v साइन फाइव इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। ये अज्यूम करेंगे क्योंकि जो परिणामी तरंग प्राप्त होगी, जो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें हैं उनके अध्यारोपण से, तो सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ही प्राप्त होगी। तो हमने अज्यूम कर लिया ये
तो y इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ए कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स ए साइन थीटा। इसमें हम ए कॉमन ले लें, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, सॉरी यहाँ कॉस थीटा भी है, प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा। ये देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी से ये जो इक्वेशन होगी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आएगी। यहां कैपिटल ए जो है परिणामी तरंग का आयाम है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, और थीटा जो है फेज डिफरेंस निकल के आया है परिणामी तरंग के लिए, फेज डिफरेंस। तो यहां परिणामी जो ए और थीटा हैं, दीज आर दी न्यू कांस्टेंट, ये नए नियतांक हैं। अब परिणामी तरंग का आयाम क्या है, उसको हम ये दो इक्वेशन हैं जो हमने अज्यूम की हैं 2 और 3, इनसे निकालेंगे। देखें परिणामी तरंग का आपको समीकरण ये प्राप्त हो गया। देखिए आपको a प्लस बी कॉस फाइव इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ये था समीकरण 2। और दूसरा कौन सी थी, v साइन फाइव इज इक्वल टू ए साइन थीटा। समीकरण ये दो समीकरण थी, 2 और 3। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का स्क्वायर प्लस समीकरण ये 2 थी और ये 3, इनको स्क्वायर करके जोड़ देंगे। क्या होगा, a प्लस बी कॉस फाइव होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको खोल दीजिए, ए प्लस बी के फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और इधर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर ऐसे ही लिख लीजिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये भी 1 प्लस 2ab कॉस फाइव बराबर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। ये जो अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, परिणामी तरंग का एम्पलीट्यूड ज्ञात हो जाएगा और वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। इसको समीकरण हमने 5 है, क्योंकि परिणामी तरंग का हमने समीकरण 4 ले लिया था। और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फार्मूला निकल के आया इसको इक्वेशन नंबर 6, इससे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम तीव्रता क्या होती, तीव्रता कैसे निकालेंगे। जो तरंग की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। आयाम के वर्गमूल नहीं, आयाम के वर्ग के, वर्गमूल नहीं होता, वर्ग। यानी आई जो है इज प्रोपोर्शनल कैपिटल ए स्क्वायर, ये तरंग का आयाम है, एम्पलीट्यूड है, इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तरंग की तीव्रता, वर्गमूल नहीं। ये करेक्ट कर लीजिए। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। एम्पलीट्यूड का इक्वेशन तो 6 हो गया, तीव्रता का इक्वेशन निकालना है तो उसको देख लीजिए। यहां ये आ जाएगा के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2kab cos phi। अब अगर हम ये मान लें कि जो तरंगें थी जिनमें अध्यारोपण हो रहा था, एक जिसका आयाम स्मॉल a था उसकी तीव्रता I1 है, तो I1 प्रोपोर्शनल a स्क्वायर, और I2 जो b आयाम की तरंग थी उसकी तीव्रता I2 मान लें तो ये b स्क्वायर, तो I1 इक्वल टू के a स्क्वायर और I2 के v स्क्वायर। यहाँ जो अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें I1 I2 का तो के ए स्क्वायर और के वी स्क्वायर, तो ये जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर I1 I2, यानी के ए बी की वैल्यू जो होगी अंडर रूट I1 I2 होगी। तो यहां से जो तीव्रता का इक्वेशन निकल के आया ऊपर से, के ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं I1, के बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं I2, और के ए बी की वैल्यू हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं आपने, हमने किया है 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। ये परिणामी तरंग की तीव्रता का इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 7। तो आपने 6 और 7, तो परिणामी तरंग की तीव्रता 6 से क्या मिल रहा है, परिणामी तरंग का आयाम, और 7 जो इक्वेशन है इससे तीव्रता मिल रही। अब हम ये देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा। आप ये देख रहे हैं दोनों जो इक्वेशंस हैं हम यहाँ लिख लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन को लिखते हैं 6 और 7 को, और इनसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को के लिए देखते हैं कि तीव्रता क्या होगी और क्या कंडीशन, कब कितना तरंगों के मध्य फेज डिफरेंस हो। देखिए एम्पलीट्यूड का इक्वेशन था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, ये इक्वेशन नंबर 6 थी। और जो इंटेंसिटी थी उसका इक्वेशन था, निकाला आपने I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। यहाँ देख रहे हैं जो एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, फाई पर। दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर है उस पर डिपेंड कर रही है, फाई क्या है।
फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो हम पहले इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखेंगे। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के स्थानों पर हमने जब डेफिनेशन दी थी कि दोनों तरंगों के कारण जो आधारकोण से जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है, उस परिणामी तरंग के कारण कुछ बिंदुओं पर तीव्रता दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। भिन्न देखिए आप, I1 प्लस I2 ये दोनों की तरंगों की तीव्रताएं हैं, इनका योग हुआ, लेकिन इतनी टर्म ये देखना ये और आई है। तो ये संपोषी व्यतिकरण वाले स्थानों पर क्या होता है, जो परिणामी तीव्रता होती है दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से अधिक होती है। अधिक तभी हो सकती है ये टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो जाए। ये किस पे डिपेंड कर रही है, कॉस फाई, यानी फेज डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है। और कॉस फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, +1। और ये कब होगी, जनरल टर्म ले लें 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, इस तरह से लिया जा सकता है। तो फेज डिफरेंस यहां से क्या निकल के आया, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू E1 मल्टीपल ऑफ पाई। यानी जो कलांतर है वो पाई का समगुणक हो, सा से सम, सा से समपोषी। ये ध्यान रखिए, समगुणक पाई का समपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फेज डिफरेंस फाई जो है पाई का क्या होना चाहिए, पाई का जो है सम 2n पाई समगुणक है। ये फेज डिफरेंस पाई का समगुणक हो तो समपोषी व्यतिकरण। अब आपने इसमें पाथ डिफरेंस निकाल लें। पाथ डिफरेंस जो होता है λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ये आपने फार्मूला फर्स्ट ईयर में वेव्स जब पढ़े होंगे तो आपने निकाला होगा। λ/2 पाई 2n पाई, पाई से पाई कट गया, 2n λ/2। ये भी इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, यानी फेज जो पाथ डिफरेंस है λ/2 का समगुणक होना चाहिए, समगुणक हो। और या समगुणक हो तो कैसा व्यतिकरण आ रहा है आपको देख रहे हैं आप, समपोषी, सा से सम, सा से समपोषी। और कलांतर पाई का समगुणक हो, समपोषी व्यतिकरण, सा से सम, सा से समपोषी। तो आपने ये देखा। यहां अब हम ये देखना है कि आयाम क्या होगा। आयाम देखिए, a इज इक्वल टू √a² प्लस b²। a इस समय मैक्सिमम होगा, आयाम मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि ये 2ab जुड़ रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। तो a मैक्सिमम इज इक्वल टू √a प्लस b का होल स्क्वायर। a मैक्सिमम इज इक्वल टू a प्लस b। तो आयाम जो है दोनों तरंगों के जो अधिकतम आयाम है दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा। अब तीव्रता क्या होगी देखिए, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 है। इसको हम √I1 √I2, इस √I1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, √I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 √I1 I2, क्योंकि cos फाई 1 हो गया, 1 होने से ये टर्म जो है प्लस 2 √I1 I2। हम इसको लिख सकते हैं I भी इस समय जो है मैक्सिमम होगी, I मैक्सिमम। अब देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो गया √I1 प्लस √I2 का
होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला निकल के आया। यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पूरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। अब आप देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो cos फाई की वैल्यू है वो मिनिमम होगी और वो होगी -1, और -1 यानी ये -2ab हो गया, ये -2√i1i2। फाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2n+1 पाई। इसको 2n-1 भी लिख सकते, लेकिन n की वैल्यू इसी हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ हमने 2n+1 लिया है, तो वेयर n = 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप ये ऐसे वैल्यू रखोगे तो ये देखेंगे फाई = ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई का कैसा है विषम गुणक, बी से विषम बी से विनाशी। कितनी टेक्निक है, सा से सम सा से समकोसी। तो आपने देखा फेज डिफरेंस क्या निकल के आया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसी तरह से पार्ट डिफरेंस देख लीजिए, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा λ/2 पाई 2 और इनटू फेज डिफरेंस है, ये फार्मूला था। ये हो जाएगा λ/2 पाई 2n+1 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 2n+1 λ/2, यानी पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, सॉरी, मल्टीपल ऑफ λ/2, यानी पार्ट डिफरेंस λ/2 का विषम गुणक, बी से विषम बी से विनाशी। अब आप एम्पलीट्यूड देख लीजिए, एम्पलीट्यूड इसमें मिनिमम होगा। ए मिनिमम क्या आएगा निकल के, √a² + b², यहाँ cos फाई माइनस होगी -1 -2ab। इसको जब हम a² + b² -2ab वाले फार्मूले से a, यहाँ ये डिफरेंस लिखेंगे क्योंकि a - b का स्क्वायर भी यही होता है और b - a का स्क्वायर भी यही होगा। तो इस तरह से डिफरेंस ऑफ a एंड v, ये a मिनिमम, एम्पलीट्यूड जो है दोनों तरंगों के जो एम्पलीट्यूड है उनके अंतर के बराबर, और i मिनिमम क्या होगा, ये हो जाएगा i1 + i2 - 2√i1 i2। अब हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, √i1 का होल स्क्वायर + √i2 का होल स्क्वायर -2√i1 i2। इसको लिख सकते हैं √i1 डिफरेंस √i2 होल स्क्वायर। ये i मिनिमम निकल के आएगा, क्योंकि आपने देखा a - b का जो होल स्क्वायर है वो ये फार्मूला। तो आपने देखा ओवरऑल इंटरफेरेंस के बारे में हमने आपको सारी जानकारी जो मैथमेटिकल एनालिसिस है उसके माध्यम से दी। पिछले वीडियो में हमने आपको इंटरफेरेंस के बारे में बताया, यहाँ आपको मैथमेटिकल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों के बारे में डिटेल से बताया। धन्यवाद।